हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रताप स्टडी सेंटर। और मैं आपके लिए आज केमिस्ट्री का दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। पहले हम लोग ठोस के बारे में पढ़ चुके थे, एक बार उसको देख लेंगे। तो ठोस को अगर थोड़ा सा देखेंगे तो ठोस के बारे में यानी सॉलिड के बारे में हम बताए थे कि इसमें जो अंतरा अनुक स्थान होता है, इसमें जो अंतरा अणु का स्थान होता है वो क्या होता है? कम होता है। अब अंतरा अणु का स्थान कम होगा तो अंतरा अणुक बल क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अंतरा अणुक बल, अंतरा अणुक बल यानी अंतरा अणुक बल क्या होगा? ज्यादा होगा। इसी कारण से इसको हम लोग ठोस बोल रहे थे। हम ये पहले भी बता चुके थे, पहले वाला वीडियो में बताए थे कि ठोस की परिभाषा के बारे में बताए थे, ठोस के बारे में बताए थे। पदार्थ का ये क्या था? तीनों अवस्था थे, जिसमें से एक ठोस था, द्रव और गैस। आज हम लोग को द्रव के बारे में पढ़ना है। तो आप याद रखिएगा सबसे पहले कि ये दो चीज होते कहाँ हैं। ये जो अंतरा अणुक बल देखे और अंतरा अणुक स्थान देख रहे हैं, ये होता क्या है? तो कणों के बीच में ये पाए जाते हैं। यानी ये मान लीजिए हम कण बना दिए, ये कण हम अगर बना देते हैं, ये कण हो गया, ये ठोस पदार्थ के कण हो गया। तो ये क्या होता है? पूरी तरह से सटा हुआ रहता है, थोड़ा सा अलग अलग कर दिए। तो अब यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है उसको अंतरा अणुक बल कहा गया, और दोनों के बीच में जो दूरी होता है उसी को अंतरा अणुक स्थान बोलते हैं। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग को देखना है पदार्थ की द्रव अवस्था। तो पदार्थ की अगर द्रव अवस्था की बात किया जाए तो इसमें जो अंतरा अणुक बल होता है द्रव में यानी लिक्विड में, अंतरा अणुक इंटरमोलिक्यूलर अंतरा अणुक बल और अंतरा अणुक स्थान अंतरा अणुक स्थान और अंतरा अणु की बात किया जाए, पहले स्थान को थोड़ा सा देखते हैं। तो यह स्थान कहाँ था? दो कणों के बीच में जो दूरी था उसका स्थान बोला गया। तो अंतरा अणुक बल स्थान द्रव में जो होते हैं क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठोस की तुलना में इसमें ज्यादा होता है अंतरा अणुक बल। आपसे पूछा जाएगा कि ठोस और द्रव में अंतरा अणुक बल ज्यादा किसका होता है और स्थान किसका होता है? तो देखिए अगर स्थान की बात किया जाए तो ठोस की तुलना में इसमें ज्यादा होता है। ठोस की तुलना में, ठोस सॉलिड की तुलना में इसमें ज्यादा होता है। देखिए स्थान क्या ज्यादा है, यानी यहाँ क्या स्थान ज्यादा है। तो सिंपल सा आप याद रखिएगा कि स्थान अगर ज्यादा होगा तो बल क्या होगा? कम होगा। बल कम होगा। लेकिन सॉलिड में देखे थे, ठोस की भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो ठोस की बात किए थे तो इसमें स्थान क्या था? स्थान जो था स्थान इसमें क्या था? कम था, और बल जो था वो ज्यादा था। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें ठोस क्या स्थान क्या था? इसमें कम था। दो कणों के बीच का दूरी या फिर स्थान हम बोलेंगे तो कम था इसमें, लेकिन स्थान जैसे ही कम तो बल ज्यादा। उसी प्रकार से इसमें होता है आपका द्रव में। तो द्रव की अगर बात किया जाए तो इसमें ये द्रव की कणों की बना लेते हैं, यहाँ पे पिक्चर बना लिए। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो ज्यादा है। देखिए स्थान ज्यादा हो गया तो बल क्या होगा? ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो बल कम हो गया। तो यहाँ पे द्रव अवस्था इसलिए इसको क्या बोले? द्रव अवस्था बोले। क्यों बोले? क्योंकि इसके जो कण होते हैं एक दूसरे के ऊपर फिसलने का काम करते हैं। मतलब क्या होगा कि आप मान लीजिए कि फर्श पे पानी गिराइएगा तो देखिएगा कि वो क्या होगा? फिसलने का काम करेगा, एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, अनुरत गमन करने का काम करता है। इसीलिए हम इसको क्या बोले? द्रव बोले। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि द्रव में अंतरा अणुक स्थान ज्यादा होता है और अंतरा अणुक बल जो होता है कम होता है। अब अंतरा अणुक बल का यानी अट्रैक्शन, अंतरा अणुक बल जब कम रहेगा ये तो गमन करेगा ही। इसीलिए जब हम लोग पानी का ड्रॉप गिराते हैं या फिर पानी जब गिराते हैं फर्श पे तो क्या होता है? वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगता है। लेकिन ठोस को गिराते हैं
किसी ठोस को गिराएगा तो एक जगह से दूसरी जगह से कण नहीं जाएंगे। कण इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें स्थान क्या है, इसका अंतरा अणु का स्थान इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है क्या है, स्पेस जो है क्या है वो कम होता है और इसमें बल क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसकी वजह से एक इसके कणों की बीचों में क्या होता है, इसके कण के जो इसके कण हो गए इसमें का क्या होता है, बल जो है एक दूसरे से पकड़े हुए आकर्षित किए हुए, जिसकी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है। तो ये था आपका द्रव की बात। अब इसकी कुछ अवस्था की बात किया जाए तो यहाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, हम लोग देखे थे द्रव को, तो देखिए अब इसके कुछ समान गुण के देखते हैं। द्रव के सामान्य गुण, द्रव के समान गुण के देखें। अगर इसके कैरेक्टर को देखा जाए, लिक्विड के कैरेक्टर के देखा जाए तो पहला में देखेंगे आकृति और आयतन। आकृति और आयतन की बात किया जाए, शेप एंड वॉल्यूम की बात किया जाए तो इसमें क्या होता है, निश्चित नहीं होते हैं। चलिए बताते हैं कैसे नहीं निश्चित होता है। देखिए ये मान लीजिए कि एक गिलास है, ये गिलास है, इसमें हम पानी भर देते हैं, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ। अब देखिए ये क्या हो गया, कोई चौला कोई चीज़ हो गया, कोई भी चीज़ मान लीजिए। अब इस पानी को इसमें डाल देते हैं, इस पानी को हम क्या किए, इसमें डाल दिए। तो अब आपको पता चलेगा कि ये इसका आकृति ग्रहण कर लिया, यानी कहने का मतलब है इसका आकृति और आयतन निश्चित नहीं होता है, यानी फिक्स नहीं होता है। अगर फिक्स की बात किया जाए तो ये क्या फिक्स नहीं होता है। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि द्रव का आकृति और आयतन क्या होते हैं, तो निश्चित नहीं होते हैं। एक और एग्जांपल की अगर देख लें, यहाँ पे एक और एग्जांपल देखें। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये कोई पाइप है, ये पाइप है, या इसको हम कुछ अलग सा बना लेते हैं, कोई बोतल ही बना लीजिए, ऐसे कोई बोतल हो गया, ठीक है, बोतल हो गया। अब इसमें क्या दूध भरा हुआ है, ये दूध भरा हुआ है। अब इसको मान लीजिए उबालना है, तो उबालना है तो इसमें तो उबलेगा नहीं, आपको कुछ ऐसे इस प्रकार का कुछ चीज़ बनेगा, इस प्रकार से मान लीजिए ऐसे बना लेते हैं। अब इसमें हम इसको डाल देते हैं, तो देखिए ये क्या था, इस बोतल की बात की जाए तो इसका क्या था, ये तो क्या लंबा है, लेकिन इसमें डालेंगे तो इसमें आ जाएगा, इसकी आकृति ग्रहण करेगा, इसके वॉल्यूम को ग्रहण करेगा। यानी कहने का मतलब है कि द्रव की आकृति और आयतन क्या होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जिस पात्र में, जिस बर्तन में इसको रखा जाता है, उसी बर्तन का, उसी पात्र की आकृति ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, अगर यहाँ पे घनत्व की बात किया जाए, ये तो पहला हो गया, आपको याद रखना है कि द्रव के आयतन और आकृति निश्चित नहीं होते हैं। दूसरा है, अगर घनत्व की बात किया जाए, घनत्व को डेंसिटी, अगर घनत्व की बात किया जाए तो घनत्व ठोस की अपेक्षा इसमें क्या होता है, घनत्व कम होता है। ठोस में घनत्व ज़्यादा होता है। ठोस में घनत्व ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि इसके अणुओं के बीच अंतरा अणु का स्थान कम होता है और बल क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसका घनत्व क्या होता है, ठोस का ज़्यादा होता है। ठोस का घनत्व डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है, उच्च होता है। लेकिन जैसे ही लिक्विड की बात किया जाए, यानी द्रव की बात किया जाए, तो द्रव को हम लोग देखेंगे तो इसका घनत्व जो होता है वो निम्न होता है। निम्न क्यों होते हैं जी, तो इनके कणों का बीच की दूरी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, यानी स्थान क्या होता है, ज़्यादा होता है। बल के स्थान ज़्यादा तो बल क्या होगा, कमजोर होगा, कमजोर होता है, यानी कम होता है। और जैसे ही आपका बल कम होगा, स्थान ज़्यादा होगा, तो घनत्व भी क्या होगा, आपका निम्न होगा। ये याद रखना है। यानी कि घनत्व, द्रव का घनत्व उसके ठोस रूप के घनत्व से क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। ये कैसे हुआ, अंतरा अणु स्थान और अंतरा अणु बल की वजह से। यानी द्रव का अंतरा अणु क्या हो जाएगा, अंतरा अणु इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा या कमजोर होगा,
लेकिन वही स्थान की बात किया जाए तो स्थान इसमें ज़्यादा होगा, स्थान ज़्यादा होगा, और जैसे ही स्थान ज़्यादा होगा और बल कम होगा तो घनत्व भी आपका कम हो जाएगा। ये इसका दूसरा गुण हो गया। अगर तीसरा की बात की स्पीडन की बात किया जाए तो स्पीडन जो होता है इसमें हम लोग बढ़ाकर घटाकर इसकी स्पीडता को कम किया कर सकते हैं या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं स्पीडन। स्पीडता स्पीडता की बात किया जाए तो ये प्राय अस्पीडीय होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि ठोस की तुलना में ये अधिक स्पीडीय होता है। स्पीडीय यानी कि इसमें क्या होगा, अंतरा अनुक स्थान ज्यादा होता है और बल की बात किया जाए तो बल कमजोर होता है। बल कमजोर होगा और स्थान ज़्यादा होगा तो इसे हम क्या कर सकते हैं कि इस पे दबाव बढ़ा सकते हैं। अब इतना भी ज़्यादा अब दबाव बढ़ाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके दो कणों के बीच की दूरी इतना ज़्यादा घट जाएगा, सॉलिड शेप ले लेगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब फिर भी लेकिन कुछ हद तक क्या होगा, उसके जो कण होंगे आपस में चिपक जाएंगे या फिर थोड़ा सा दूर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पीडता। चौथी अगर बात की जाए द्रव्यनांक और क्वथनांक की इसका बात किया जाए, द्रव्यनांक और क्वथनांक की बात की जाए, द्रव्यनांक और क्वथनांक, द्रव्यनांक और क्वथनांक की बात किया जाए यानी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात किया जाए तो ये क्या होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात किया जाए तो देखिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, प्राय कम होते हैं। किसकी तुलना में, ठोस की तुलना में कम होता है। ठोस की तुलना में क्या होगा, कम होता है। ठोस की तुलना की बात किया जाए, ऐसा नहीं कि आप ठोस समझिएगा, ठोस की तुलना की बात किया जा रहा है कि ठोस की तुलना में इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, यानी कमरे के ताप पर द्रव्यनांक क्या होते हैं, कम होते हैं, लेकिन क्वथनांक हाई होता है। क्वथनांक क्या होता है, हाई होता है। समझिए, मान लीजिए बर्फ है, ये बर्फ का टुकड़ा है, तो इसका देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ये कमरे के टेम्परेचर पे क्या होगा, पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे घर में स्टील का कोई बर्तन रखा हुआ है, तो बताइए क्या कमरे के टेम्परेचर से ये पिघलेगा, नहीं पिघलेगा। इसका मतलब क्या है कि कमरे के टेम्परेचर से इसको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, उष्मा देना पड़ेगा, तब ये क्या होगा, बॉइलिंग होगा। ठीक है, तो याद रखना इसको, क्या होगा कि द्रव के द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, ठोस की तुलना में कम होते हैं। ठीक है, फिर वहीं पे आपका तरलता की बात किया जाए, तरलता की बात किया जाए या फ्लूइडिटी की बात किया जाए, तरलता की बात किया जाए, फ्लूइडिटी की बात किया जाए तो क्या होता है, द्रव में पदार्थ बहने की प्रवृत्ति होती है। बहने का मतलब क्या, आप मान लीजिए यहाँ पे ये पानी का बूंद गिरा, ये सरफेस पे क्या होगा, ये टगलते 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 दूसरी जगह चला जाएगा, यानी बहने की इसमें प्रवृत्ति होती है। क्यों होती है, तो चलिए बताते हैं। यहाँ पे देखिए क्यों बहता है, आखिर द्रव क्यों बहते हैं। अगर पानी कहीं गिरा हुआ है तो वो जैसे गिरा वैसे ही क्यों नहीं रहा, वो फर्श से क्यों पिघल के फिसल के एक जगह से दूसरी जगह चल जाए, या फिर कहीं भी पानी जहाँ पे रहता है या कोई भी द्रव रहता है एक जगह से दूसरी जगह से कैसे चले जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, इसमें जो अंतरा अनुक स्थान क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी अधिक होता है, और अंतरा अनुक बल क्या होता है, कम होता है।
अंतरा अणुक बल क्या हो गया, अंतरा अणुक स्थान इसमें ज्यादा होता है, अंतरा अणुक बल कम होता है, जिसकी वजह से इसके कण एक दूसरे से भागते हैं और भागने की वजह से क्या होती है, इसमें बहने की प्रवृत्ति आती है। इसलिए याद रखना है इसको, क्या होते हैं ये हमेशा द्रव क्या होते हैं, बहने की प्रवृत्ति होती है। देखिएगा पानी उनी कहीं होगा, आप गिरा के देखिएगा तो पता चल जाएगा कि बह रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर विसरण की बात किया जाए, डिफ्यूजन की बात किया जाए, विसरण विसरण डिफ्यूजन की बात किया जाए तो द्रव में परस्पर मिश्रित होने की प्रवृत्ति होती है। मिश्रित होने की प्रवृत्ति का मतलब, विसरण होने की प्रवृत्ति का मतलब, देखिए एक गिलास ले लिए, इसमें क्या है, पानी है, आपका पानी है, इसमें थोड़ा सा चीनी डाल देते हैं, चीनी डालते हैं। अब चीनी को अच्छी तरह से मिला देंगे तो पता नहीं चलेगा कि चीनी कहाँ गया और पानी उसमें, मतलब पानी में कहाँ छिपा। यानी कहने का मतलब है कि पूरी तरह से इसमें मिल जाते हैं। इसके कण जो होते हैं, इसमें क्या होता है, जो पानी का कण है, ये पानी का कण बना लेते हैं, ये पानी का कण में चीनी के कण क्या होते हैं, इसमें आके पूरी तरह से जहाँ जहाँ ये क्या है, इसे मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, मतलब इसमें मिला दिए तो पूरी तरह से मिल गया। अब मिल गया तो हम इसको क्या बोलेंगे, विसरण बोलेंगे। यानी हम कह सकते हैं ना कि द्रव में परस्पर मिश्रित होने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इसमें बहने का गुण होता है। ये याद रखना है कि बहने का गुण होता है, जिसकी वजह से इसको मिश्रित भी करते हैं। चलिए एक हम बताते हैं आपको, एक एक्सपेरिमेंट से बताते हैं कि कैसे हम लोग समझ पाएंगे। चलिए देखिए, ये मान लीजिए ये गिलास है, ये गिलास है, ये भी एक गिलास है, ठीक है। एक और गिलास यहाँ पे डाल दीजिए, एक और यहाँ पे गिलास बना दीजिए, बना दिया यहाँ पे एक और गिलास। अब चलिए इसमें भी पानी भरा हुआ, 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 सभी में पानी भरा हुआ, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें शहद डालते हैं, शहद डालते हैं, शहद डालेंगे तो मान लीजिए कि शहद को डालें तो शहद देखेंगे कि ऐसे 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 यहाँ पे आ गया, यानी इसमें शहद को डाला गया तो यहाँ पे देखिएगा कि शहद क्या होगा, ऐसे ऐसे यहाँ पे चलाएगा। अब इसमें स्याही डालते हैं, स्याही इंक डालते हैं। अब स्याही डालेंगे, एक बूंद यहाँ पे डालेंगे तो इसमें क्या होगा, पूरी तरह से इसमें मिल जाएगा कुछ समय के बाद। यानी कहने का मतलब है ये क्या था, तरल तो ये भी है, तरल तो ये भी है और तरल ये भी है, लेकिन इसका घनत्व तो हाई हुआ, इसका घनत्व उच्च हुआ, लेकिन इसका घनत्व क्या हुआ, कम हुआ, जिसकी वजह से पूरी तरह से मिल गया। तो आप देखिएगा कि इसमें क्या होता है, पूरी कुछ समय के बाद अगर नीला डाले तो नीला की तरह हो जाता है, लेकिन शहद जैसा कि तैसा रहेगा, कुछ समय के बाद हो सकता है कि मिल जाए। तो ये याद रखिएगा। एक और अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करें यहाँ पे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका एक और गिलास ले लिए, गिलास हो गया, ये गिलास हो गया, सब गिलास बना ले, 3-4 को बना लेते हैं। यहाँ पे एक गिलास हो गया, ये गिलास हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, पूरी तरह से रंग को घोल देते हैं, रेड कलर का इसमें पूरा डाल देते हैं, रंग डाल दिए। अब इसके कण को इसमें डालेंगे, इसमें डालते समय पानी भरा हुआ है, इसमें भी पानी है। अब इसके कण को यानी इसके बूंदों को उठा के इस बूंद में इसमें डाल दीजिए पानी में, तो इसका भी कलर चेंज होगा। अब फिर इस बूंद को इसमें डाल दिया जाए तो इसका भी कलर चेंज होगा। अब इसको निकाल के इसको भी दे दिया जाए तो क्या होगा, हल्का कलर इसका भी चेंज होगा। यानी कह सकते हैं कि द्रव में परस्पर मिश्रित होने की क्षमता होती है, क्योंकि इसमें बहने की प्रवृत्ति होती है। यह क्या होता है, इसमें पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा, ये पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा। अब मिक्स हो जाए तो हम कह सकते हैं कि नहीं, ये विसरण हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, द्रव का जमना, द्रव का जमना यानी फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड। फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड की बात किया जाए तो देखिए, फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड की बात की जाए तो कैसे लिक्विड, जैसे मान लीजिए पानी है जी, पानी है ना, इस पानी को हम क्या करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर ले जाकर छोड़ देते हैं। कुछ समय के बाद आप देखिएगा कि एक ठोस बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ये
ठोस बन जाएगा, यानी क्या हुआ, पहले तो पानी था फिर बर्फ बन गया, बर्फ बन गया, यानी द्रव का जमना हुआ कि नहीं। यानी द्रव जब सॉलिड का फॉर्म लेता है या सॉलिड रूप में आता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव का जमना बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर अगर हम वाष्पन की बात किया जाए, वाष्पन 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 की अगर बात की जाए तो वो वाष्पन वह प्रक्रिया है जिसमें जल भाप बनकर बादल का रूप या वायुमंडल में मिल जाते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कैसे पता चलेगा हम लोग को। तो चलिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये क्या ले लिए, ये कोई बर्तन है। अब इस बर्तन में पूरे तरह से पानी भर दिए। अब पानी भरने के बाद इसको गर्म करते हैं, गर्म उष्मा इसमें दिए, उष्मा देंगे तो इसमें देखेंगे कि छोटे छोटे बबल्स आएंगे, वो चारों तरफ इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद कुछ और ज़्यादा गर्म होगा, धीरे 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 भाप बनेंगे, भाप बनेगा इधर। अब उसके बाद फिर गर्म होगा, धीरे 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 क्या होगा, ये पानी उड़ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पन बोलते हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं हम लोग कि वाष्पन वह प्रक्रिया है जिसमें द्रव क्या गैस का रूप लेता है या गैस के रूप में परिवर्तित होता है, उसे कहते हैं। ये कमरे के ताप पे भी हो सकता है और कमरे के ताप से ज़्यादा पे भी हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग अगर पारा की बात किया जाए, पारा, तो ये कमरे के टेम्परेचर से, कमरे के टेम्परेचर या हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना डिग्री होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे हम इसमें पारा, इसमें मान लीजिए कि ये थर्मामीटर है, थर्मामीटर है। अब थर्मामीटर को देखिए किसमें, इसमें हम बता रहे हैं कि कैसे किस प्रकार से हम लोग हीट को मेजर कर सकते हैं। यानी ये क्या हो गया, थर्मामीटर में पारा भरा हुआ है, पारा रखा हुआ है, इसमें जैसे ही हमारे बॉडी में सटता है तो इसका पारा ऊपर की ओर भागता है। ठीक है, या एक और एग्जांपल के अगर बता दें वाष्पन की क्रिया, तो देखिए रोड पे जैसे गड्ढा उड्ढा में पानी क्या होता है, जम जाता है, गड्ढा उड्ढा में पानी जम जाता है, सूर्य की रोशनी इसमें बार बार पड़ते रहते हैं और हवा भी इधर से होता, हवा भी होता है। अब जितना इस पे क्या पड़ेगा, जितना उष्मा पड़ेगा जल्दी से उड़ेगा, भाप बनेगा, यानी गैस बनेगा और गैस बन के वायुमंडल में आपका मिल जाता है। ठीक है, ये हो गया ये ऑपरेशन। यानी किसी द्रव का कमरे के ताप या द्रव क्वथनांक के नीचे तापों पर वाष्पन बनता है या धीरे धीरे वायुमंडल में मिलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाष्पन बोलते हैं। वाष्पन को व्याख्या कर सकते हैं कि कैसे ये होते हैं। तो चलिए कैसे भाप बनते हैं बताते हैं आपको। ये क्या है, ये द्रव के कण हम ले लेते हैं, ये द्रव के छोटे छोटे कण हैं। इसमें स्थान क्या है, ज़्यादा है, यानी इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जो क्या है वो ज़्यादा है, ज़्यादा है। बल क्या है, स्थान तो ज़्यादा है, स्थान ज़्यादा है, अधिक है। और बल क्या है, कमज़ोर है, कमज़ोर है। अब बल कमज़ोर है और स्थान ज़्यादा है, इस पे हवा या उष्मा जब अटैक करेगा तो ये तो अलग अलग हो जाएंगे, यानी हवा के साथ उड़ उड़ के क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा, चला गया। यानी हम कह सकते हैं कि नहीं कि वाष्पन की अगर व्याख्या करना होगा तो हम बता सकते हैं कि जब द्रव का अंतरा अणु या फिर जब क्या, यहाँ पे सिंपल सा देखिए ना, ये क्या है, द्रव के कण है, छोटे छोटे कण है, छोटे छोटे कण है। यहाँ पे स्थान ज़्यादा है, बल क्या है, कम है, जिसकी वजह से हवा और उष्मा आया, इसको उड़ा के लेके चला गया। ठीक है, अगर द्रव को, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे वाष्पन को प्रभावित करने के कारण, वाष्पन को कैसे कैसे बहुत सारे बातों पर निर्भर करेंगे। पहला देखिए द्रव की प्रकृति, द्रव की प्रकृति पे, इन द्रव की प्रकृति की बात किया जाए तो द्रव का क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतना ही तेजी से होगा। यानी कह सकते हैं कि द्रव की प्रकृति में वाष्पन को कैसे प्रभावित करता है इसके बारे में बता रहे हैं। तो द्रव की प्रकृति में यानी क्वथनांक क्या होगा,
जितना क्वथनांक जितना ही कम होगा, यहाँ पे लग रहा है अधिक बोला गया था, यहाँ पे क्वथनांक जितना ही कम होगा, क्वथनांक जितना ही कम होगा वाष्पन की प्रक्रिया उतना ही तेजी से होता है। चलिए एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मान लीजिए ईथर ले लेते हैं। ईथर जो है वो 34 डिग्री इसका क्या होता है, क्वथनांक 34 डिग्री होता है इसका। 34 डिग्री पर ये क्या होगा, भाप बनेगा। लेकिन अगर पानी की बात की जाए तो इसको उबलने के लिए भी 100 डिग्री चाहिए, इससे ज़्यादा देंगे तब भाप बनेगा। यानी कह सकते हैं ना कि जितना जिसका क्वथनांक कम होगा उतना ही तेजी से वाष्पित होगा। जैसे स्पिरिट उस्पिरिट जब हम लोग लेते हैं, हाथों में जब लगाते हैं, या कहीं भी अभी सैनिटाइजर नहीं चल रहा, सैनिटाइजर को आप हाथ में लगाइएगा तो उसका क्या क्वथनांक कम है, और क्वथनांक कम होगा तो वाष्प जल्दी बनता है। इसीलिए देखिएगा कि क्या होता है, जैसे ही लगाते हैं वैसे ही आपका भाप बन जाता है। तो सिंपल से याद रखना है कि किसी भी द्रव का क्वथनांक जितना ही कम होगा उतना ही तेजी से वाष्पीकरण होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। अगर दूसरी की बात किया जाए, द्रव का ताप, अगर इसके टेम्परेचर की बात किया जाए तो टेम्परेचर जितना ही अधिक होगा उतना ही द्रव क्या होगा, उतना ही तेजी से वाष्पित होगा। जैसे मान लीजिए, सिंपल सा आप समझिए कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, अब द्रव का ताप, यहाँ पे ये कोई बर्तन है, इस बर्तन में हम लिक्विड यानी पानी रख दिए, इसमें धीमा धीमा मतलब कि कम, इसको क्या कर रहे हैं, ऊष्मा एकदम बहुत कम दे रहे हैं, तो क्या होगा, ये वाष्पन जो होगा बहुत धीमे धीमे होगा, धीरे धीरे होगा, ज़्यादा तेज से नहीं होगा। लेकिन वही अगर ऊष्मा ज़्यादा दे देते हैं, इस पानी में ऊष्मा क्या किए, ज़्यादा दे दिए, यानी टेम्परेचर इसमें ज़्यादा मिल रहा है, ताप इसको ज़्यादा मिल रहा है, तो जल्दी जल्दी क्या होगा, भाप बनेगा। ठीक है, ये याद रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल्स हम आपको बता देते हैं। अभी एग्जाम्पल बता ही दिया आपको कि टेम्परेचर अगर कम होगा तो वाष्पन की क्रिया क्या होगी, धीरे धीरे होगा। टेम्परेचर जैसे ही ज़्यादा होगा वाष्पन की क्रिया भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये याद रखना है। फिर अगर आगे देखें, द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, द्रव की पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उतना ही तेजी से वाष्पित होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल बताते हैं। ये गिलास है, इसमें क्या करें, पानी डाल दिए। अब इसमें पानी डाल दिए तो इसमें देखिएगा, इसको धूप में छोड़ देते हैं। अब इसको भी लेते हैं, इसमें ही पानी भर दिए और इसको भी धूप में छोड़ दिए। अब दोनों को धूप में छोड़ दिए। अब देखिएगा इसमें क्या होगा, इसमें धीरे धीरे होगा, यानी कि बहुत कम स्पीड से धीरे धीरे क्या होगा, वाष्पन बनेगा, धीरे धीरे बनेगा, बहुत तेजी से नहीं बनेगा। लेकिन इसमें अगर बात किया जाए तो बहुत स्पीड से बनेगा, यानी बहुत जल्दी जल्दी बनेगा। कहने का मतलब है कि अगर द्रव का पृष्ठीय या किसी, यहाँ पे देखिए गिलास है ना, ये गिलास है, गिलास हो गया। ये कोई भी मान लीजिए बड़ा गिलास मान लेते हैं, या कोई भी चीज़ मान लीजिए, कंटेनर बहुत बड़ा है, इसमें क्या हुआ, इसका क्षेत्रफल क्या है, कम है, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, कम है। अब कम है ये, तो क्या होगा, धीरे धीरे वाष्पित होगा। लेकिन यही अगर ज़्यादा कर दीजिएगा तब वाष्पन की क्रिया क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी क्षेत्रफल अधिक होगा तो वाष्पन की क्रिया भी अधिक होगा, क्षेत्रफल कम होगा तो वाष्पन की क्रिया भी क्या होगा, कम होगा। ये याद रखना है। अगर हम एक और बात करें, वायु का वेग जितना ही अधिक होगा उतना ही वाष्पन की क्रिया ज़्यादा होगा। यानी कि सिंपल सा मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा को सुखाते हैं, तो एक क्या कीजिए कि एक बिना पंखा वाला कमरे में कोई भी कपड़ा को रख दीजिए और एगो पंखा वाला में कपड़े को रख दीजिए। अब दोनों देखिएगा, ये भींगा हुआ कपड़ा है, फिर क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, जिसमें पंखा नहीं है, हवा नहीं है, वो धीरे धीरे सूखेगा। लेकिन जिसमें हवा होगा, पंखा है, वो क्या होगा, उसमें स्पीड से होगा। चलिए एक और एग्जांपल बताते हैं। जैसे कि बाहर में कोई कपड़ा को सुखाते हैं, ये कपड़ा है कोई भी, अब इसको बाहर में सुखाएंगे तो बहुत तेजी से सूखेगा। क्यों सूखेगा, क्योंकि बाहर में वायु का वेग अधिक होता है। लेकिन कमरे की बात किया जाए, रूम में रख देंगे, कमरे में रख देंगे तो ये क्या होगा, बहुत धीमे धीमे होगा, यानी कि बहुत लेट से ये सूखेगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें वायु तो है लेकिन इसका वेग क्या है,
कम है। वायु का वेग अगर कम रहेगा तो क्या होगा, कपड़ा धीरे से सूखेगा। लेकिन वही अगर वायु का वेग अधिक होगा तो कपड़ा भी जल्दी सूखेगा। यानी कहने का मतलब है कि वायु का जितना वेग अधिक होगा उतना ही वाष्पन की क्रिया जल्दी होता है, और वायु का वेग जितना ही कम होता है उतना ही वाष्पन की क्रिया क्या होती है, कम होती है। याद रखना है इसको। आर्द्रता की बात किया जाए, ह्यूमिडिटी की बात किया जाए, क्या होता है ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी की बात किया जाए तो क्या होता है ह्यूमिडिटी, समझिएगा। वायु के साथ जल वाष्प होता है, इसी को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। चलिए बताते हैं। गर्मी के दिनों में क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, कम होता है। लेकिन ठंडों के दिनों में अगर बात किया जाए, ठंडों के दिन में कूलिंग सीजन में बात किया जाए तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और गर्मियों के दिन में कम होता है। इसलिए कम होता है क्योंकि गर्मियों के दिन में ऊष्मा ज़्यादा होता है और ठंडों के दिन में क्या होता है, ऊष्मा कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ह्यूमिडिटी भी आपका यानी कि आर्द्रता भी ठंडों के दिन में ज़्यादा होता है और गर्मियों के दिन में कम होता है। क्यों? क्योंकि अगर हीट ज़्यादा रहेगा तो वायु के साथ जो भी जलवाष्प रहेंगे जल्दी जल्दी सूखेंगे, भाप बन के उड़ जाएंगे। लेकिन ठंडों के दिन में ऐसा नहीं होता है। ये था ह्यूमिडिटी। ठीक है, अगर क्वथन और क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। द्रव जिस ताप पर उबलना स्टार्ट होता है या फिर जिस ताप पर उबलता है उसे हम लोग क्वथनांक कहते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है उसे क्वथन कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि कोई कंटेनर है, इसमें वाटर रख दिए, अब ये क्या हो रहा है, ये उबलना स्टार्ट किया, मान लीजिए 100 डिग्री पर उबलना स्टार्ट हो गया, तो जल का क्वथनांक कितना बोलेंगे, 100 डिग्री। ये जो प्रोसेस हो रहा है इसी को हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग या फिर क्वथनांक बोलेंगे। तो यहाँ तक आप लोग क्या कीजिएगा, पढ़िएगा। द्रव, सॉलिड, लिक्विड तो हो चुका है, यानी ठोस और द्रव हो चुका है। गैस के बारे में आपको कल बताएंगे। गैस के बारे में आप पूरी तरह से रिवीजन कीजिए। आपका चैप्टर 1 है, हर चीज़ की यहाँ पे व्यवस्था की जाएगी। अभी तो रसायन शास्त्र चल रहा है, फिर फिजिक्स यानी भौतिकी चलेगा, मैथ भी चलेगा, हर चीज़ चलेगा। आप लोग पढ़िए, जहाँ भी नहीं समझ में आता कमेंट कीजिए, फिर से हम बताने की कोशिश करेंगे। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है।